नमस्कार, मैं हूं हेमंत घई। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। अच्छे नतीजों के बावजूद अमेरिकी बाजार फिसले। अफगानिस्तान में ISIS ठिकानों पर यूएस की बमबारी का असर। एशियाई बाजारों में मिलीजुली शुरुआत। SGX निफ्टी फ्लैट। रिलायंस पावर के मुनाफे और आय में अनुमान से कम बढ़त, हालांकि मार्जिन्स में 3% का उछाल। रिलायंस इंफ्रा के नतीजे भी मिले जुले। DCB बैंक में NPA बढ़ने से हुई चिंता। और डॉक्टर रेड्डीज को बड़ी राहत। US FDA ने श्रीकाकुलम प्लांट की जांच में नहीं पाई कोई खामी, लेकिन मुश्किल में सन फार्मा। दादरा यूनिट के लिए मिली 11 आपत्तियां। ज्यादा NPA वाले बैंकों पर रिजर्व बैंक ने कसी नकेल। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शाखा विस्तार पर लगेगी बंदिश। मैनेजमेंट की सैलरी पर भी पड़ेगा असर। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज उछाल की उम्मीद। पेट्रोल करीब ₹1.5 और डीजल ₹1 हुआ महंगा। कीमतें रविवार से लागू। और आज आएंगे थोक महंगाई दर के आंकड़े। मार्च में WPI करीब 6.5% से घटकर 6% के नीचे आने का अनुमान। कैश एवं ATM मैनेजमेंट कंपनियों को मिलेगी 100% तक विदेशी निवेश की छूट। जल्द होगा औपचारिक ऐलान। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और बड़े होटलों कंपनियों की छत पर सोलर पैनल लगाने को सरकार देगी बढ़ावा। 100 किलोवाट तक पैनल में एक्साइज और कस्टम ड्यूटी में मिलेगी छूट। CNBC आवाज की एक और बिग एक्सक्लूसिव। ये हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज का दिन कैसा रहेगा ये हम आपको बताएंगे, किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे पहले दुनिया भर के बाजारों का किस तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है। SGX निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, सुस्ती के साथ इस समय ट्रेड होता हुआ। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखिए। जापान के बाजार में थोड़ी सी कमजोरी है। OSPI देखिए हरे निशान में, ताइवान भी हरे निशान में, तो मिले जुले हैं एशियाई बाजार। लेकिन एक्शन आप देखिए आज घरेलू मार्केट में होगा। हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। TCS के परिणाम इस हफ्ते आने वाले हैं। इन्फोसिस ने तो निराश किया था। सबकी निगाहें टिकी रहेंगी इसके नंबर्स किस तरह के आते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, CNBC आवाज के मार्केट राइटर अनिल सिंघवी का क्या मानना है, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। उनकी कोट प्लेट आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आज आपको ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, निफ्टी की एक ट्रेडिंग रेंज है 9100 नीचे में और 9200 ऊपर में। इस रेंज में बाजार रहने वाला है। आपने देखा 9150 के आसपास समाप्ति हुई थी बृहस्पतिवार को। शुक्रवार को भारतीय बाजार बंद थे और एक दिन की छुट्टी के बाद अब यहां पर आज ओपनिंग होगी। अनिल से हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास और उनसे समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर कितनी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हाय नीरज, गुड मॉर्निंग। बताइए, डर तो पहले नॉर्थ कोरिया और सीरिया से था, ये अफगानिस्तान कहां से आ गया बीच में? गुड मॉर्निंग हेमंत। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है उसका एक नतीजा था कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा बम, जो अब तक का सबसे बड़ा बम कहा जाता है नॉन न्यूक्लियर, वो अफगानिस्तान में गिराया। और उनका कहना था कि वहाँ ISIS की बहुत सारी केव्स थी और आतंकवादी थे उनको मारने के लिए की, जिसकी वजह से थोड़ी सी और दिक्कत बढ़ी और तनाव बढ़ा। अफगानिस्तान भी इससे नाराज है कि ये बहुत सारे सिविलियंस उससे अफेक्टेड हो सकते थे, हालांकि वो एक हिली एरिया में था। लेकिन तनाव इससे ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह दूसरी तरफ आप देखेंगे उत्तर कोरिया, वहां से भी लगातार तनाव बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया बार बार धमकी दे रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है अगर उसको बहुत ज्यादा परेशान या उसके ऊपर कंप्रेस किया गया तो ये जो खबरें आई इसकी वजह से अमेरिकी बाजार कमजोर बंद हुए। थर्सडे शाम को जो ट्रेडिंग वहां चल रही थी, जब ये बम गिरने की खबर आई तो उससे और ज्यादा वहां पे दिक्कत हुई और बाजार कमजोरी के साथ बंद हुआ। हालांकि पिछले 3 दिनों में स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, उसके बाद से कोई और घटना, कोई और तनाव देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए ये थोड़ी सी राहत की बात आप कह सकते हैं कि मार्केट उसको रिकूप करने की कोशिश करेगा। लेकिन तनाव बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोने को आप देखिए, जो सेफ हेवन माना जाता है, वो $1300 के आसपास पहुंच गया है। कच्चे तेल में भी तेजी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो झगड़ा हो रहा है सीरिया और अफगानिस्तान, ये सब तेल क्षेत्र और खाड़ी देशों के संदर्भ में आता है। तो ये कह सकते हैं कि अभी दिक्कत खत्म नहीं हुई है, आशंकाएं बनी हुई हैं, लेकिन कोई फ्रेश ट्रिगर पिछले 3 दिनों में नहीं आया, केवल उस बम को हटा दे तो इसलिए बाजार थोड़ा सा
राहत की सांस ले सकता है, लेकिन तनाव बना हुआ है, इसलिए बाजार कोई बहुत बड़ी तेजी की तरफ बढ़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, तो इसका मतलब दिक्कतें हैं और बरकरार हैं और दिक्कतें आगे बड़ी भी हो सकती हैं। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा और आप आज हमें बताइएगा कि कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो पहले जानते हैं हमारे मार्केट साइट अनिल सिंघवी से कि वो कैसे देख रहे हैं आज के बाजार को। हाय अनिल, गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ कि ये जो घटनाक्रम हुए वो द लॉन्ग वीकेंड हुए, भारतीय बाजार बंद थे और आज जब हम खुल रहे हैं तो खबरों को काफी हद तक पचा चुके हैं। एसजीएक्स निफ्टी तो बिल्कुल फ्लैट है। बताइए कैसे ट्रेड करेंगे मार्केट्स को आज आप? इसमें कोई डाउट नहीं कि शायद बाजार खुले होते तो एक नीजर रिएक्शन होता और ज्यादा तेजी से गिरते, लेकिन चूंकि अब लंबे वीकेंड के बाद दुनिया भर के बाजार थोड़ा शांत ट्रेड करते हुए दिख रहे, तो थोड़ा गिरावट कम होगी, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी है। खासतौर से पता नहीं किस तरह के डेवलपमेंट क्या, और हम पिछले हफ्ते भी यही बात कर रहे थे कि आगे किस तरह के एक्शन और किस तरह की बयानबाजी ये तमाम नेताओं की तरफ से होती है दुनिया भर के, वो बाजार को थोड़ा सा उतार चढ़ाव और वोलेटाइल ट्रेड के साथ रखेंगे। और अब भी वही है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि सारी जो प्रॉब्लम्स आ जानी थी बाहर वो आ गई है। पता नहीं मामला बढ़े या सुलझे, क्योंकि एक तरफ ये भी बात आ रही कि शायद चीन बीच में मध्यस्थता करने की बात कर रहा है। अगर वैसा होता है तो बाजार फिर से उछल भी सकते हैं, या फिर कोई और एक्शन कोरिया या अमेरिका की तरफ से हो तो गिर भी सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में जो कुछ भी घटनाक्रम है जिसका हमें अंदाजा है नहीं, तो वो बाजार का डायरेक्शन तय करेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है हेमंत, उस लिहाज से अगर आप देखें तो एक रिकवरी की संभावना बनती है। अगर यहाँ से सिचुएशन और खराब नहीं होती तो निचले स्तरों से बाजार रिकवर कर जाएंगे। 9100 9200 मुझे निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज दिखाई दे रही है। इस रेंज के बाहर निकलने पर 100 पॉइंट का मूव आने की संभावना है, जो इस हफ्ते के लिए हो सकता है कि 9200 के ऊपर क्लोज हो जाए, हम फिर से टिक जाए तो 9300 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, और 9100 के नीचे जाकर बंद होंगे तो फिर 9000 तक का एक गिरावट का मामला बनता है। तो ब्रॉड रेंज जो है बाजार की वो 9000 से 9300 की बनती हुई नजर आ रही है। और ये लंबी रेंज और बड़ी रेंज में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बाजार अब यहां से थोड़ा उतार चढ़ाव ज्यादा दिखा सकते हैं। आंकड़े मिले जुले हैं, बहुत ज्यादा खरीदारी के भी नहीं तो बहुत ज्यादा बिकवाली के भी नहीं, तो पूरी तरह से न्यूज फ्लो पर बाजार डिपेंड करेगा। दूसरा है बैंक निफ्टी, जहां 21400 से 21800 की ट्रेडिंग रेंज है, और आज मैं इसीलिए खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं दे रहा हूं क्योंकि एक बार भारतीय बाजारों के खुलने के आसपास देखेंगे एशियाई बाजारों का किस तरह का रुझान रहता है, और उस लिहाज से बाजार पर कॉल लिया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल आपका इस एनालिसिस के लिए। एसजीएक्स निफ्टी देखिए बिल्कुल फ्लैट, अब 2 अंक ऊपर। हांगकांग के बाजारों में मात्र 50 पॉइंट की गिरावट है। तो अगर ये जो खबरें हैं ये बाजार चल रहा होता तब आती तो बड़ा झटका लग सकता था, लेकिन अच्छा हुआ ये जो खबरें हैं, जो खराब खबरें आई वो दरअसल ओवर द लॉन्ग वीकेंड आई। चलिए, तो फिर आज कहां पर नजर होनी चाहिए? आज नतीजों पर नजर रखिएगा। ग्रुप फाइनेंस के नतीजे आएंगे, ओरिएंट पेपर के भी नतीजे आएंगे। जोड़ते हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट को, उनसे पूछते हैं बृहस्पतिवार की गिरावट के बाद उनको आज किस तरह से बाजार को अप्रोच करने का मन है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीएमडी किरण यादव। हाय किरण, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या कॉल है निफ्टी पे? हेमंत जी, वेरी गुड मॉर्निंग। निफ्टी ने गुरुवार के सत्र में जो 9170 का लेवल तोड़ा था वो थोड़ा सा नेगेटिव संकेत दे रहा है। तो मेरा मानना है कि बेच के चलना चाहिए। 9200 का स्टॉप लॉस, 9100 के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये कॉल निफ्टी पर बेचकर चलना चाहिए। 9100 तक फिसल सकता है। ये बताइए कौन से वो ट्रेड्स हैं जहां पर आज पोजीशन ली जाए तो मुनाफा हो? सेकंड रन स्टॉक्स में बहुत अच्छी चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। उसमें से 2 स्टॉक मैंने चुने हैं। जीएसपीएल एक स्टॉक रहेगा जहां पे बाय करने की सलाह है। 166.50 के स्टॉप लॉस है, टारगेट 184 के देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा रहेगा गायत्री प्रोजेक्ट, जहां पे स्टॉप लॉस 151 का रहेगा और टारगेट 167 के देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने ट्रेडिंग कॉल्स क्या दी है। निशांत जैन जो डायरेक्टर हैं ट्रेडसेस ब्रोकिंग के, उनकी राय देखिए आपके सामने आती हुई। कह रहे हैं कि सन फार्मा को खरीद लीजिए, 720 तक के टारगेट्स हैं, 680 का स्टॉप लॉस रखिए 3 से 4 दिन के लिए। वो ये ट्रेड आपको सुझा रहे हैं। सर्वेंद्र श्रीवास्तव मार्केट एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि एसीसी बेचकर चलिए, 1460 तक के उनके टारगेट हैं, 1502 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आशुतोष शर्मा की राय भी आपके सामने, मैक्स ग्रोथ कैपिटल के, ये देखिए वो कह रहे हैं कि एचपीसीएल खरीदे। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छे दिन हो सकता है। 574 तक का टारगेट है, 552 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो ये है हमारे एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग कॉल। लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखा सकते हैं? चलिए सीधे चलते हैं। मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बताइए कहां नजर है आपकी?
देखिए, सबसे पहला स्टॉक तो होगा इंडियन ह्यूम पाइप, और इनके लिए अच्छी खबर ये कि इनको बेंगलोर लोकल बॉडी से करीब 177 करोड़ का एक ऑर्डर हाथ लगा है, जिसकी वजह से इसमें यहाँ पे एक थोड़ी सी तेजी की तरफ रुझान देखने को मिल सकता है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज पे भी नजर रखनी चाहिए, दूसरा स्टॉक है, और यहाँ पे आरबीआई ने इनको एफआईआई की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है उसको 30 से बढ़ा के 49 करने की मंजूरी दी है, तो ये स्टॉक भी आज रडार में रहेगा, पॉजिटिव साइड इंप्रूवमेंट दिखा सकता है। आईटीआई, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, मेगासॉफ्ट जैसे स्टॉक्स पे नजर होनी चाहिए, क्योंकि सरकार कैश मैनेजमेंट, एटीएम मैनेजमेंट और इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों में 100% एफडीआई को मंजूरी देने वाली है। होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस हो सकता है, तो जल्द ही इसका ऐलान होगा। तो इसकी वजह से जो तमाम कंपनियां इस सेगमेंट में काम कर रही हैं, जो कैश मैनेजमेंट करती हैं, जो एटीएम रन करती हैं और जो उसके लिए इक्विपमेंट बनाती हैं, तो जो कि लिस्टेड में आपको आईटीआई, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, मेगासॉफ्ट जैसी कंपनियां दिखेंगी, तो वहां पर एक अच्छी तेजी का रुझान आपको मिल सकता है। डीसीबी बैंक अगला स्टॉक होगा, और इसको नजर पर रखिए, क्योंकि इनके जो नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड वो काफी कमजोर से दिख रहे हैं, और कमजोर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनका जो एनपीए है वो जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से कम नहीं हुआ है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए उसमें एक दिक्कत हो सकती है। इसके बाद जो है दो और स्टॉक है जो फार्मा सेगमेंट से है, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, इनको नजर पर रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही स्टॉक में दिक्कत ये हुई है कि दोनों में एफडीए ने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए, तो डॉक्टर रेड्डीज के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें तो कुछ निकला नहीं है, तो वहां पे एक राहत कह सकते हैं। लेकिन सन फार्मा के लिए 11 ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं इनके प्लांट के लिए। अभी हालांकि ये नहीं पता पक्के तौर पे उन ऑब्जर्वेशंस का नेचर क्या है, लेकिन वो दिक्कत दे सकता है। तो ये दोनों स्टॉक भी आज आपके रडार पर होने चाहिए। बिल्कुल, तो हलूल के बाद दादरा यूनिट के लिए ऑब्जर्वेशंस 11 आई हैं, सन फार्मा के लिए दिक्कत के बाद डॉक्टर रेड्डीज के लिए थोड़ी बेहतरीन बात। शुक्रिया लेकिन नीरज आपका ये सब जानकारी देने के लिए। डिजिटाइजेशन से जुड़े हुए शेयर को आप पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए, नीरज आपको बता रहे थे। चलिए इस स्टोरी को हम विस्तार से आगे रिविजिट करेंगे, लेकिन देश भर में देखिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। जहां पेट्रोल प्रति लीटर ₹1.39 महंगा हुआ है, वहीं डीजल के दामों में प्रति लीटर ₹1.04 तक की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई कटौती के बाद ये पहली बार बढ़ाए गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल ₹68.07 प्रति लीटर हो गया है और डीजल ₹56.83 हो गया है। साथ ही मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको देने होंगे ₹74.42 और 1 लीटर डीजल की कीमत अब हो गई है ₹62.57। चलिए, तो पेट्रोल डीजल महंगा होता हुआ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए लेकिन अच्छी बात। और अब बात करते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर की। जी हां, बैंकों से एटीएम तक कैश ले जाने वाली कंपनियों को या फिर कैश मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। जहां 100% तक विदेशी निवेश को छूट मिलेगी। सीएनबीसी आवाज की है ये बिग एक्सक्लूसिव, और ये जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण बताइए, कैश मैनेजमेंट सेक्टर में विदेशी निवेश का क्या प्रस्ताव है, कब तक ये आउटकम निकल कर आ सकता है? दरअसल प्रस्ताव ये है कि जो कंपनियां बैंकों से लेकर एटीएम तक पैसे पहुंचाती हैं या फिर बैंकों के चेस्ट से बैंक के अलग अलग ब्रांच तक पैसे पहुंचाती है, पैसे के रखरखाव का ख्याल रखती हैं, उनको 100% विदेशी निवेश की छूट दी जाए। दरअसल अभी तक कंफ्यूजन ये था कि ये सारी कंपनियां प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसीज एक्ट के तहत आती हैं और इस एक्ट की शर्तें इन कंपनियों पर लागू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्ट के आने के तहत आप 49% से ज्यादा एफडीआई नहीं ला सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक हुई और सूत्र बता रहे हैं कि उस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि ये तमाम कंपनियां, कैश मैनेजमेंट कंपनियां जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसीज एक्ट के तहत नहीं आएंगी और इन पर इस एक्ट की शर्तें लागू नहीं होंगी। यानी अब ये 49% नहीं 100% तक विदेशी निवेश ला सकती हैं। इस बात का औपचारिक ऐलान जल्द किया जाएगा और इसका फायदा ये होगा कि सरकार जितनी तेजी से फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है, कैश के रख रखाव की जरूरत उतनी ज्यादा होगी। अभी ही ये कंपनियां रोजाना करीब 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश का रख रखाव करती हैं। अब चूंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो इसकी जरूरतें ज्यादा पड़ेगी, इस सेक्टर में ज्यादा पूंजी की जरूरत है, तो एफडीआई का रास्ता खोलने से पूंजी की दिक्कत दूर होगी। अभी सीएमएस, एसआईएस जैसे सिक्योरिटीज कंपनियां जो है कैश मैनेजमेंट का कारोबार करती हैं और माना यह भी जा रहा है कि इससे अप्रत्यक्ष तौर पर जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं, चाहे टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर दें, आईटीआई की बात करें जो कैश काउंटिंग मशीन बनाती है, असली करेंसी की पहचान करने वाली मशीन बनाती है, ऐसी कंपनियों को भी इस एफडीआई का फायदा मिलेगा।
ओके, तो काफी सारी कंपनियां हैं डिजिटाइजेशन से जुड़ी हुई, उनके ऊपर आज नजर होनी चाहिए। नीरज भी आपको कुछ देर पहले बता रहे थे, ITI, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, मेगासॉफ्ट, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, लंबी लिस्ट है उन स्टॉक्स की जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आज का दिन देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि WPI का डेटा आएगा, 12 बजे के आसपास ये डेटा आएगा और WPI में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है, ये एक अच्छी खबर होगी। 6.55 था ये परसेंट में पिछले महीने और अब आप देखिए वो घटकर 6 के नीचे पहुंचेगा। 5.86% है CNBC आवाज का पोल। तो 12 बजे ये आंकड़े आज निकल कर आएंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट की, जहां पिछले महीने की गिरावट से उभरे हुए कच्चे तेल में देखिए अभी स्थिति थोड़ी सी फ्लैट नजर आ रही है, लेकिन फिर भी $56 के नीचे ये कारोबार कर रहा है। वहीं डॉलर में कमजोरी के बाद सोना 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। कमोडिटी और करेंसी बाजार को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता। हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले तो सोना $1300 के करीब पहुंच रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन गहराती जा रही हैं और कितना दौड़ेगा? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा और लास्ट वीक जो क्लोजिंग किया है और हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल टेंशन गहराई है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम देखें तो गोल्ड करीबन $1295 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि तेजी का मोमेंटम जो है वो अभी आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और इस वीक अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि $1310 से लेकर $1315 का लेवल दिखा सकता है। इंट्राडे में भी तेजी का माहौल रहेगा, तो इंट्राडे के लिए मुझे लगता है और वीकली पर्पस दोनों ही पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय रखना चाहिए। तो 1315 तक जाएगा ये विदेश में, तो भारत के लिए भी बताइए क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं फिर? देखिए मुझे लगता है कि भारत के अंदर हालांकि इंडियन रुपीज जो है वो थोड़ा सा एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई देगा, तो उतना हो सकता है कि इम्पैक्ट डोमेस्टिकली ना पड़े, मगर हमें लगता है कि वीकली बेसिस पर 30,000 से लेकर 30,200 तक के लेवल गोल्ड में MCX में और डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। 30,000 से 30,200 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं सोने में। लेकिन कच्चे तेल में किस तरह से ट्रेड किया जाए भारत में, बताइए। और देखिए क्रूड के अंदर भी देखिए तो भाव पॉजिटिव साइड में ही है। पिछले वीक भी जो क्रूड पॉजिटिव नोट पर ही क्लोज हुआ है, हालांकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट जिस तरह ट्रेंड मोमेंटम इसमें पकड़ा है वो स्लोली है और तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जो इन्वेंट्री साइड है वो काफी स्ट्रांग है। ओनली एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसकी वजह से क्रूड में ऊपर की तरफ बाउंस आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अभी भी क्रूड के अंदर एक तेजी का मोमेंटम रहेगा। हमें लगता है कि बेसिस पर ऊपर में करीबन ₹3700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 3500 MCX में लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड के अंदर भी हमें लगता है कि वीकली और डेली पर से बाय करना चाहिए। बिल्कुल, तो सीरिया, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके चलते कच्चा तेल भी दौड़ लगा रहा है और आप देखिए सोना भी दौड़ लगा रहा है। अनुज, लेकिन क्विकली ये बताइए कि रुपए को आज किस तरह से ट्रेड किया जाए? देखिए इंडियन रुपीज देखें तो पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूस एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि आज भी इंडियन रुपीज में थोड़ा एप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि डॉलर में जो वीकनेस आई है उसका असर इंडियन रुपीज में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इंडियन रुपीज में बिकवाली करके चल सकते हैं, नीचे 64.30 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, शुक्रिया अनुज आपका इस जानकारी के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ब्रोकरेज हाउसेस कौन से शेयरों पर आज बुलिश है, बेरिश है। सोनम हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के उस बाद। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। चलिए सीधे चलते हैं सोनम मेहता के पास और जानते हैं कौन से ब्रोकरेज हाउसेस किन शेयरों पर आज बुलिश या बेरिश हैं। हाय सोनम, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत। सबसे पहले इन्फोसिस पर रिपोर्ट्स आ रहे हैं। CLSA ने अपने अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य को 7% से घटा दिया है। 990 का अब लक्ष्य दे रहे हैं। उनका मानना है कि कंपनी को अब अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू फ्रंट पे मिस था, साथ ही गाइडेंस कमजोर था। सिर्फ एक बायबैक है जहां से एक सपोर्ट आ सकता है, इसलिए वित्त वर्ष 2018-19 के अर्निंग्स को 4 से 5% घटा रहे हैं। इन्फोसिस पर सिटी की भी रिपोर्ट आई है, अपनी यूनिट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को घटा दिया है। 1050 से अब लक्ष्य को 980 का दे दिया है। वही जेफरीज ने अपने खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को घटा दिया है। 1220 से लक्ष्य को अब 1100 का कर दिया है। पीवीआर पे बुलिश हुआ है UBS, जहां पे उन्होंने लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 1500 से अब लक्ष्य को बढ़ाकर 1850 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 20% का अपसाइड दिखाई दे रहा है, जहां पे उनकी बैठक हुई थी मैनेजमेंट के साथ और वो बेहद ही इंप्रेस हुए हैं मैनेजमेंट के फोकस और उठाए गए काफी सारे कदमों से। उनका मानना है वित्त वर्ष 2018 की मूवी रिलीजेस काफी मजबूत रहने वाली है, तो यहां से ही कंपनी को मदद मिलती हुई दिखाई देगी।
और फाइनली बैंक्स पर रिपोर्ट आई है यूबीएस की, आईसीआईसीआई बैंक को प्रेफर करते हुए और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल से अब बाई की रेटिंग दे दी है, लक्ष्य को 170 से बढ़ाकर 240 का कर दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को वो प्रेफर करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ऊपर के लक्ष्य और पीवीआर पहले सीएलएस इसके ऊपर काफी बुलिश था। देखिए अब यूबीएस ने भी 1850 के टारगेट दिए। शुक्रिया सोनम आपका इस जानकारी के लिए। जाते आते एक बार देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी किस तरह के संकेत दे रहा है। ये खूबसूरती है, देखिए एसजीएक्स निफ्टी में कोई घबराहट नहीं है। इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुई हैं, यूएस ने जो बॉम्ब फेंका अफगानिस्तान पर, लेकिन उसके बावजूद देखिए कुछ असर देखने को मिल नहीं रहा। हालांकि हांगकांग देखिए ये बड़ा मार्केट है जिस पर भारतीय बाजार जहां से क्यूज लेते हैं, ये नीचे है। शंघाई में देखिए कमजोरी आधे % की और जापान भी कमजोर है। तो एशियाई बाजार दबाव में इस समय कारोबार करते हुए और एसजीएक्स निफ्टी बेफिक्र फ्लैट ट्रेड कर रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद नीरज मेरे साथ जुड़ेंगे और हम खेलेंगे स्टॉक 2020 का मुकाबला। बताएंगे आपको कौन से वो 20 ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज हैं जहां पर आज आप लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड लेकर कर सकते हैं इंट्राडे में मुनाफा। जी हाँ, ये सब एक्शन एक छोटे से ब्रेक के बाद है।